हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप यदि हमारा पेड मटेरियल लेते हैं जिसमें हम आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, इस तरह का कंटेंट हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएंगी। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट हो ये पीडीएफ कोर्स परचेज करने में तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट किए गए एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद inaugurated a famous Hindu shrine in Bangladesh that was destroyed by the Pakistani forces during the war of 1971। तो देखिए, आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में श्री रमना काली मंदिर इसको इनोग्रेट किया है। आपको बता दें 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तानी फोर्सेज ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यहाँ पर अपनी पहली विजिट पर हैं बांग्लादेश में। तो इनको जो है इनके काउंटर पार्ट मतलब जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं एम अब्दुल हमीद ने बुलाया हुआ है। तो ये पहली बार बांग्लादेश की विजिट पर हैं। आपको बता दें बांग्लादेश 1971 में जो इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए पाकिस्तान ने ये जो टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था ये अपने ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान किया था। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था 1971 में। साथ ही आपको जानना चाहिए बांग्लादेश में 10% हिंदूज रहते हैं। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो संजय भट्टाचार्य इज इंडियाज ब्रिक्स शेरपा। देखिए, शेरपा का मतलब होता है कोई मीटिंग होती है तो गवर्नमेंट जो है अपनी ओर से किसी पर्सन को अपॉइंट कर देती है, वही सब चीज़ कोऑर्डिनेट करता है, किस तरह से मीटिंग होगी, कौन कौन से इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, तो उसको बोलते हैं शेरपा। तो ब्रिक्स शेरपा की यहाँ पर 4th मीटिंग हुई है, ठीक है। तो ये इंडिया की चेयरमैनशिप में हुई है। तो और भी कंट्रीज़ जो हैं, जो रशिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, इन्होंने भी अपने अपने शेरपा यहाँ पर भेजे थे। तो इस मीटिंग को जो चेयर्ड किया है ये किया है सेक्रेटरी इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संजय भट्टाचार्य ने, क्योंकि ये इंडिया के ब्रिक्स शेरपा हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत ने जो ब्रिक्स समिट के लिए जो थीम चुना हुआ है वो है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। देखिए, यदि आपसे थीम पूछ ले जाए तो थीम में भी चेंज हो सकता है। ब्रिक्स एट 17 कर देंगे, ब्रिक्स एट 19 कर देंगे, ब्रिक्स एट 13 कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे ब्रिक्स एट 15। हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर इसी तरह से ऑप्शंस में छेड़खानी की जाती है। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीयूष गोयल को इंडिया का G20 शेरपा बनाया है। इससे पहले सुरेश प्रभु थे, तो सुरेश प्रभु के बदले पीयूष गोयल को बनाया है। किस बैंक ने प्रमुख बी स्कूल IIM लखनऊ के नोएडा परिसर के एंटरप्राइजेस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ प्रीमियर बी स्कूल IIM लखनऊ's नोएडा कैंपस। देखिए, आप सभी जानते हैं बिजनेस स्कूल है IIM लखनऊ, तो इसका नोएडा का जो कैंपस है यहाँ पर एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर है। तो इसके साथ MOU साइन किया है HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक क्या करेगा, स्टार्टअप को मेंटर करेगा, ट्रेनिंग देगा, उनको प्रोडक्ट एक्सीलरेशन देगा, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराएगा। मान लीजिए उनको कोई फंडिंग की ज़रूरत है तो HDFC बैंक उनको गाइड करेगा किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो HDFC का प्रोग्राम है स्मार्टअप प्रोग्राम, तो इसके तहत ये यहाँ पर जो भी स्टार्टअप है उनकी मदद करेगा। बाकी HDFC बैंक से जुड़े हम हाल के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। HDFC बैंक, मास्टर कार्ड, USAID एंड DFC इन सभी ने मिलकर $100 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च की है MSME सेक्टर के लिए।
HDFC बैंक ने मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस के साथ एक MOU साइन किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और HDFC बैंक ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। HDFC बैंक ने माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च की है PM स्वनिधि स्कीम के तहत। भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अरविंद कुमार टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो देखिए टेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं ये अरविंद कुमार, तो इन्हें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि इससे पहले जो ओमकार राय हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस पोजीशन से। आपको जानना चाहिए जो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया है यानी कि STPI, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि भारत में टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागतक पेलजी खोरलो प्रदान किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो भूटान हैज कन्फर्ड PM नरेंद्र मोदी इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नागतक पेलजी खोरलो। ठीक है, तो भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। बाकी भूटान के बारे में हम पहले भी ये सब डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। भूटान को बोला जाता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा भूटान। कैपिटल इसकी थिम्पू है, आप जानते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा। प्राइम मिनिस्टर लोते शेयरिंग है। करेंसी है न्यूट्रम। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? थीम क्या था? ऑप्शंस हैं एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, एडवांसिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो तीनों ही थीम थे इसके। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने समिट फॉर डेमोक्रेसी एक वर्चुअल समिट इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी भारत की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसके थीम ये रही डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन एंड एडवांसिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो MM नरावने हैज assumed the charge as the chairman of the chiefs of staff committee। तो देखिए आर्मी चीफ है हमारे जनरल MM नरावने, तो इन्हें चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया है। आपको बता दें जो ये स्टाफ कमेटी होती है इसमें तीनों ही सर्विस के चीफ्स शामिल रहते हैं। तो ये वैकेंसी जो है खाली हो गई है क्योंकि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत, इनका IAF हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, आप सभी जानते हैं। उसके बाद से ये पोजीशन वैकेंट थी। आपको बता दें इस पोजीशन पर जो है जो सीनियर मोस्ट होता है तीनों ही सर्विसेज चीफ का, एयर चीफ हो, नेवल चीफ हो या फिर आर्मी चीफ, जो भी सीनियर होता है वो इस पोजीशन पर आता है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किसके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? स्टील, टेक्सटाइल्स, स्मार्टफोन्स या फिर सेमीकंडक्टर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ 76,000 करोड़ रुपीज स्कीम टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जानेंगे इसके बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो याद रखेंगे तो 76,000 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगा, किस पर? इंसेंटिव देगा या फिर अपनी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प देगा। किस में? भारत में जो है सेमीकंडक्टर भी बने, चिप्स वगैरह का जो है प्रोडक्शन यहाँ पर हो, इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं ज़्यादातर कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज चाइना पर डिपेंड करती है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए जो भी मान लीजिए सेमीकंडक्टर के उसमें कार्य करना चाहता है, कोई कंपनी काम करना चाहती है, तो उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50% तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, उसका खर्चा फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी 50% तक जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है। साथ ही कोई अपना कोई यूनिट अपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसमें भी 25% का इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उस पर। बाकी आपको जानना चाहिए इस स्कीम के तहत इंडिया जो है 20 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स को अगले 6 साल तक जो है सेटअप करेगा। उस ज्वेलरी कंपनी का नाम बताइए जो 2022 में उत्तरी अमेरिका, कनाडा और GCC देशों से राजस्व बढ़ाने के लिए तैयार है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
Jewelry company Tanishq is set to enter North America, Canada, and Gulf Cooperation Council countries in 2022 to increase its share of revenue from international markets. इसको ना फ्रेंड्स ज्वेलरी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जूलरी, जूलरी, ठीक है, ज्वेलरी नहीं पढ़ते इसको। तो देखिए यहाँ पर तनिष्क, तनिष्क याद रखिएगा टाटा ग्रुप की कंपनी है तनिष्क। तो ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में भी अपना जो है अब अपना बिजनेस जो है बढ़ाने वाली है। बाकी आपको जानना चाहिए टाइटन कंपनी के एमडी हैं सीके वेंकटरमन। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इनॉग्रेटेड एट पणजी, गोवा। तो पणजी, गोवा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने 7th एडिशन है ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, इसको इनॉग्रेट किया है। बाकी आपको जानना चाहिए इस फेस्टिवल का थीम है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया। और आपको जानना चाहिए ये जो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज कराने का जो है जिम्मा किसके पास है, नोडल एजेंसी कौन है? ये है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल साल 2015 में आईआईटी दिल्ली में हुआ था। भारतीय वायुसेना और किस आईआईटी ने विभिन्न रक्षा संबंधित परियोजनाओं के लिए स्वदेशी समाधान खोजने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन एयरफोर्स एंड आईआईटी दिल्ली हैव साइंड एन एमओयू टू फाइंड इंडिजिनस सॉल्यूशंस टुवर्ड्स वेरियस डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो देखिए कई तरह की डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनमें जो है अपने देश का सामान लग सके, टेक्नोलॉजी अपने देश की यूज़ हो सके, तो इस तरह की हेल्प प्रोवाइड कराएगा आईआईटी दिल्ली। कौन सी भारतीय मोटर कंपनी भारत में BMW मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन मोटर कंपनी TVS मोटर विल डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद BMW's मोटरसाइकिल ब्रांड इन इंडिया। तो यहाँ पर BMW और TVS मोटर ये दोनों ही मिलकर क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसने 4.6 गीगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू सप्लाई 4.6 गीगावाट ऑफ ग्रीन पावर। तो देखिए जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर है, ये आपको जानना चाहिए, और ये अडानी ग्रुप की जो है रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है, इसका विंग है। तो इसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत अडानी ग्रीन एनर्जी SECI को 4667 मेगावाट यानी कि 4.6 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और आपको बता दें ये अब तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट एवर ग्रीन पावर परचेस एग्रीमेंट है, यानी कि ये जो है ना ग्रीन पावर खरीदेगी अडानी ग्रीन एनर्जी से। ये इकलौता PSU है भारत में, पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि सोलर पावर से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी आप जानते हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। भारत में पहला ड्रोन मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द फर्स्ट ड्रोन फेयर इन इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट ग्वालियर। तो देखिए भारत का पहला ड्रोन फेयर है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर 20 कंपनीज ने अपने ड्रोन डिस्प्ले किए। साथ ही आपको बता दें 5 ड्रोन स्कूल्स भी ओपन होंगे ग्वालियर में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। हाल ही में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने सेंटर से रिक्वेस्ट किया है कि हबीबगंज रेल स्टेशन को जो ट्राइबल क्वीन है रानी कमलापति इनके नाम पर रखा जाए। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में बालाघाट चिन्नौर राइस ये फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया है मध्य प्रदेश का, जिसे GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगूभाई C पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। किस देश की राष्ट्रीय एकता सरकार यानी कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने टीथर को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार्स नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट अनाउंस्ड द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेबल कॉइन टीथर एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। देखिए
म्यांमार में आप सभी जानते हैं मिलिट्री रूल चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कू कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आंग सान सू की को जेल में डाल दिया था, जो कि लीड कर रही थी यहाँ पर गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। पैरेलल गवर्नमेंट क्या होती है? विद्रोह वाली गवर्नमेंट। ठीक है, मान जैसे पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी 1857, जब पहले तो 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, उसके बाद कई जगह फिर पैरेलल गवर्नमेंट चली, जो हमारे भारतीयों ने चलाई है ना, तो उसको बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। जो तानाशाही के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, अपनी अलग सरकार बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, उसने कहा है कि टीथर हमारी ऑफिशियल करेंसी रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा? मिलिट्री रिजिम जो है यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर पड़ेगी, ऐसा इनका कहना है। आपको बता दें, जो ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो यहाँ के जिनको निकाल दिया गया सिविलियन गवर्नमेंट को, और प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स जो हैं, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, उन सभी लीडर्स ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। तो इनके पास कोई टेरिटरी तो नहीं है, ना इनके पास कोई पोजीशन है, पर वही है जो यहाँ पर मिलिट्री रूल है उसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ये आप याद रखिएगा, यदि आप पीसीएस लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, कहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट की तरह कार्य कर रही है, तो उसमें आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, कई एस्पिरेंट्स हमारे साथ यूपी पीसीएस की तैयारी या अलग अलग स्टेट की पीसीएस की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, तो याद रखेंगे इस फैक्ट को। बाकी आपको जानना चाहिए मिन ऑन्ग ह्लेंग, तो ये हैं जो यहाँ पर आजकल राज कर रहे हैं। ये है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं और म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 18 एवरी ईयर। और 2021 में इसका थीम रहेगा हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। साथ ही आपको जानना चाहिए 18 दिसंबर को ही अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अरेबिक को यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया था। ठीक है, तो इसी दिन क्या मनाया जाता है? अरेबिक लैंग्वेज डे। वाटर सेट हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मृदुला रमेश इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव। किस आईआईटी ने 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए भूपरीक्षक उपकरण विकसित किया? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो आईआईटी कानपुर हैज डेवलप्ड अ भूपरीक्षक डिवाइस टू डिटेक्ट सोइल हेल्थ इन 90 सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आईआईटी कानपुर फिर से अपना एक बड़ा इनोवेशन लेकर हाजिर है, इसका नाम है भूपरीक्षक। तो सोइल की क्या हेल्थ है, हेल्थ मतलब कि क्या वो उपजाऊ है, ठीक है, कितना उपजाऊ है, कितनी उसकी लिमिट है, तो इस सभी को डिटेक्ट करने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस बनाई जिसका नाम है भूपरीक्षक। तो ये 90 सेकंड में जो है बता सकती है कि मिट्टी किस प्रकार की है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच आंसर इज 15 दिसंबर। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। सो रमेश बैस इज गवर्नर एंड हेमंत सोरेन इज चीफ मिनिस्टर। हु इमर्ज्ड एज मोस्ट सर्च्ड personality on Google by Indians in 2021? Answer is Neeraj Chopra. Name the 7-time F1 champion who received knighthood at Windsor Castle. Answer is Lewis Hamilton. On December 6, which private sector bank has launched credit cards on the RuPay platform? Answer is Yes Bank. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। नेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर, माफ़ कीजिएगा, नेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड कैपिटल ऑफ पुडुचेरी। ठीक है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ग्रुप ऑफ सैटेलाइट Xizang 605? Name the brokerage firm that has predicted India's GDP will grow by 8.2% in fiscal year 23. ये हाल ही में किया हमने MCQ। Name the current mayor of Los Angeles who was nominated by the US President Joe Biden for the position of ambassador to India. ठीक है, आपको मेयर का नाम बताना है लॉस एंजलिस के, जिनको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भारत में अपने एम्बेसडर के रूप में चुना है। Which Indian festival has received international recognition from UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity? ठीक है, तो पहले में याद रखिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुडुचेरी कैपिटल आपको बतानी है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
ठीक है। और साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।